प्रगुण, अगर आप नोट्स नहीं लिखते बेटा, वैसे तो आपको साथ साथ नोट्स लिखने चाहिए। इन केस अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं लिखते तो या तो आप मेरे को पहले बोलो या रिकॉर्डिंग देखो, है ना। अभी तो मैं बोल देती हूँ, आरजू या कोई भी स्टूडेंट जिसने पूरे नोट्स बनाए हो, प्लीज एक बार और नोट्स सेंड कर देना। और वैसे भी वो नोट्स कुछ जो मैं प्रिंटेड नोट सेंड करती हूँ उससे अलग नहीं होते बेटा, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग से भेज देना या आपने कुछ पोर्शन आई थिंक भेजा हुआ है, उसके आगे का पोर्शन भेज देना। We have done difference between acids and base and we were doing indicators, है ना। indicators कर रहे थे हम। indicators के बारे में मैंने आपको मिथाइल और हाँ olfactory indicators बताया। olfactory indicators. In the last class we were doing the topic indicators. I told you that indicators are the substances which tells us whether a given substance is an acid or a base, और वो नॉर्मली कलर चेंज की हेल्प से बताते हैं। olfactory indicators क्या होते हैं? substances which have different smell in acidic and in basic medium, जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्मेल देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? olfactory indicators. The substances which give different smell in acidic and in basic medium are called as olfactory indicators. For example, onion extract. प्याज का जो रस होता है, आपको पता है अनियन की एक बहुत ही पर्टिकुलर स्मेल होती है, अच्छी नहीं लगती किसी को भी, है ना। अगर हम एसिड में मान लो आप उस पर लेमन जूस डालते हो तभी भी वो स्मेल आती है, लेकिन अगर हाथ पर अनियन एक्सट्रैक्ट लग गया, अनियन जूस लग गया है और आप उस अपने हाथ को सोप से वॉश करके आते हो, तो जब आप सोप से वॉश करके आते हो तब स्मेल जो है वो रिमूव हो जाती है, तब तो स्मेल नहीं आती। तो यानी प्याज की जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में रिटेन्ड रहती है, लेकिन जैसे ही आपने बेसिक मीडियम से उसको ट्रीट किया तो उसकी स्मेल रिमूव हो गई। तो यानी वो एक तरह से कैसे है? olfactory indicator in acidic medium the smell of onion persists. एसिडिक मीडियम में उसकी स्मेल रहती है, बट in the basic medium the smell of onion extract get remove. बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से वनीला आइसक्रीम या वनीला शेक, वनीला के बारे में सबने वनीला की स्मेल भी की होगी। वनीला की भी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है ना। वो स्मेल भी एसिडिक मीडियम में परसिस्ट करती है, बट बेसिक मीडियम में वो स्मेल भी रिमूव हो जाती है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट भी एक तरह से olfactory इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। इन एसिडिक मीडियम इट्स स्मेल परसिस्ट, एसिडिक मीडियम में उसकी स्मेल रहती है, बट इन द बेसिक मीडियम the smell gets removed. बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल गायब हो जाती है, ठीक है। तो olfactory indicators हमने पढ़ा
वो इंडिकेटर्स जो अलग अलग स्मेल देते हैं इन एसिडिक। हाँ, तो मिल्क कोई बेस होता है? मिल्क क्या बेस है कि आपको लगता है कि मिल्क में उसकी स्मेल गायब हो जानी चाहिए? हाँ, मिल्क एक्चुअली मिल्क में तो लैक्टोज शुगर होती है बेटा। मिल्क इज नॉट बेस, मिल्क में शुगर होती है। यस सक्षम। टाइमिंग्स ऑफ द टेस्ट आप मुझे बताओ। मैथ्स का टेस्ट है? यस मैम। यस क्या टाइमिंग्स है? मैम 1 o'clock मैम, to 1 to 2। 1 to 2। यस 3 to 4 रख देते हैं आपका साइंस का टेस्ट। 3 to 4। ओके, 3 to 4 will be your science test. Yes सक्षम। हाँ सक्षम, आपने शायद एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, आपको मेरे दूसरे नंबर पे सेंड कर दो, मैं भी करवा देती हूँ क्लास में। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ 1 मिनट, ये नोट कर लिया। हाँ, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने 2 पढ़े हैं बेटा, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके मैम, वो क्वेश्चन फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का नहीं है। अच्छा, इस चैप्टर का नहीं है? फिर अभी रुक जाओ, मैं अलग से बता दूँ। अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट एक तरह के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ऑल्फैक्टो का मतलब होता है स्मेल। जो नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स देते हैं, बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो एसिडिक एंड इन बेसिक मीडियम में डिफरेंट स्मेल देते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के 2 एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है अनियन एक्सट्रैक्ट। जो प्याज का रस होता है, प्याज की अनियन की एक बहुत ही पर्टिकुलर स्मेल होती है। एसिडिक मीडियम में भी वो स्मेल रिटेन रहती है, बट बेसिक मीडियम में डालने पर वो स्मेल रिमूव हो जाती है। तो अगर आपके पास मान लो 2 सॉल्यूशंस है, A and B, these are the 2 unknown solutions you have। ठीक है, आपने इसमें अनियन एक्सट्रैक्ट डाला 1 ड्रॉप, लेकिन अनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल गायब नहीं हुई। इसमें आपने अनियन एक्सट्रैक्ट डाला तो अनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल गायब हो गई। जिसमें अनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल रिमूव हो गई वो सब्सटेंस कैसा होगा? बेसिक। जिसमें अनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल रिटेन रही वो क्या होगा? एसिडिक। दिस इज हाउ वी कैन यूज अनियन एक्सट्रैक्ट to identify that whether the given substance is acidic or basic। तो चेक करने के लिए कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, हम इस तरीके से अनियन एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, उसको यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट वी कैन आल्सो यूज वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक एसेंस, वनीला एसेंस भी होता है। वनीला की भी एक बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही अलग सी स्मेल होती है, बट एसिडिक मीडियम में वो स्मेल रहती है, रिटेन्ड रहती है, बट बेसिक मीडियम में वो स्मेल रिमूव हो जाती है। तो इस स्मेल चेंज की हेल्प से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether the given substance to us is an acidic solution or a basic solution। जो हमारे को सब्सटेंस गिवन है वो एसिडिक है या बेसिक है, हम इस स्मेल चेंज की हेल्प से भी बता सकते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लिटमस के बारे में, हमने टर्मरिक के बारे में पढ़ा था, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। वो सब नॉर्मल इंडिकेटर्स थे जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स देते हैं। वहां पर हम कलर चेंज की हेल्प से बता पा रहे थे whether a given substance is acidic or basic। एक क्वेश्चन करते हैं। You have only red litmus paper।
आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है एंड आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स गिवन है A, B एंड C। इसमें से किसी एक में कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, किसी एक में एसिडिक सॉल्यूशन है एंड किसी एक में बेसिक सॉल्यूशन है। देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है, किस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है, किस टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रल सॉल्यूशन है व्हेन you only have a red litmus paper। तो देखो, अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है तो सिर्फ रेड लिटमस पेपर की हेल्प से आप कैसे बताओगे that whether a given substance is acidic और basic और neutral। तो आप क्या करोगे, ये जो 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं A, B एंड C, आपने ये रेड लिटमस पेपर को 1 बाय 1 तीनों में डिप करना है। मान लो A में जब आपने रेड लिटमस डिप करा तो वो रेड से रेड ही रहा। अगर A में डालने पर रेड लिटमस रेड से रेड ही रहा, इसका मतलब A मैम इट इज एसिड, एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल मीडियम में भी तो कलर चेंज नहीं होगा ना, न्यूट्रल मीडियम में भी रेड से रेड ही रहेगा, तो हम नहीं बता सकते। अब आपने वही रेड लिटमस पेपर जो है B में डाला, मान लेते हैं अभी भी वो रेड से रेड ही रहा, तो ये भी एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने वो रेड लिटमस पेपर डाला C टेस्ट ट्यूब में, अब उसका कलर चेंज हो गया रेड से ब्लू। C टेस्ट ट्यूब में डालते ही उसका कलर रेड से ब्लू चेंज हो गया, इसका मतलब अब ये तो कंफर्म हो गया कि C टेस्ट ट्यूब में कैसा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, बेसिक, क्योंकि बेसिक मीडियम में ही लिटमस का कलर चेंज होता है फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो हमें C तो कंफर्म हो गया कि C क्या है, बेस। अब हमारे लिटमस पेपर का कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। अब हम वो ब्लू लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर अब हमारा ब्लू बन चुका है, उस ब्लू लिटमस पेपर को फिर से हम A में डालेंगे। अब मान लो वो ब्लू से भी ब्लू ही रहा है, रेड से रेड रहा था, A में जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला था वो रेड ही रहा था। अब जब हमने A में ब्लू लिटमस पेपर डाला तब भी वो ब्लू रहा, इससे हमें पता चला कि A क्या है, न्यूट्रल। B में जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू से रेड हो गया, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया ब्लू से रेड। ब्लू से रेड हो रहा है, रेड से रेड हो रहा था, इसमें हमें डाउट था कि एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो कंफर्म कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक। तो हमें पता चल गया A is a neutral solution, B is an acidic solution and C is a basic solution. So if we have only one strip of paper, only blue litmus paper or only red litmus paper, still we can identify acidic solution, basic solution as well as the neutral solution only with the help of that single litmus paper. Am I clear? I will repeat it. हमने क्या करा, एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप थी, मान लो एक टेस्ट ट्यूब में डालने पर कुछ नहीं हुआ। अब अगर कुछ नहीं हुआ, रेड से रेड ही रहा, तो रेड से रेड 2 केसेस में रह सकता है, न्यूट्रल में भी लिटमस का कलर चेंज नहीं होता और एसिडिक मीडियम में भी तो लिटमस रेड से रेड ही रहेगा ना, तो इट कुड बी एसिडिक मीडियम, इट कुड बी न्यूट्रल मीडियम। B टेस्ट ट्यूब में डाला तब भी वो रेड से रेड ही रहा, अगेन it could be an acidic medium or it could be a neutral medium. But as soon as I put the red litmus paper in test tube C, the color changes from red to blue. Since the color has changed from red to blue, that means now it's confirmed that C has base. C is a basic solution. But by that, our litmus paper color has been changed from red to blue. हमारे litmus paper का color change हो गया है red से blue.
हाँ हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना नितिन, कितने सारे पढ़े थे, फिनॉक्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, रेड कैबेज, और आज भी हमने पढ़े थे अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट। बट हम ये पढ़ रहे हैं हमारे पास अभी मान लो एक स्ट्रिप है लिटमस पेपर। अब हमारा रेड लिटमस पेपर किस में टर्न हो चुका है, ब्लू लिटमस पेपर में। उस ब्लू लिटमस पेपर को अब हम फिर से ए टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब मान लो वो ब्लू से भी ब्लू ही रहता है, तो भाई ये तो सोल्यूशन ऐसा है जो रेड लिटमस को भी चेंज नहीं करता, ब्लू लिटमस को भी चेंज नहीं करता, तो फिर वो तो कैसा सोल्यूशन है, न्यूट्रल। बट अब उस ब्लू लिटमस को अगर हम बी टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड हो रहा है, इसका मतलब बी एसिडिक है। So with the help of only one litmus paper, we have identified acidic, basic, as well as the neutral solution. Note it down. Ma'am, Yes. can't we use the universal indicator instead of litmus paper? Yes, universal indicator कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो और एडवांस होता है, उसमें तो पीएच के बारे में पता चल जाता है कि कितनी पीएच होगी, वो भी हमने करना है। डायग्राम की फॉर्म में भी बता सकते हो, लेकिन फिर आपको उसमें लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। मैं क्लास नोट्स की बात करी थी, जो मैं क्लास में लिखवाती हूँ उस नोट्स की बात करी थी तीशा। वैसे तो आपको साथ साथ नोट किया करो, इट्स द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू नोट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। एंड आई वाज सेइंग, जो मैं नोट्स ऐप पर भी मैंने अनाउंसमेंट सेक्शन में भी डाल दिए थे, नोट्स एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के, तो वो कोई अलग नहीं होते। जो मैं क्लास में करा रही हूँ या जो मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ और वो सेम ही होता है, बट स्टिल जो मैं लिखवा रही हूँ आपको नोट करना है, ठीक है। 11 o'clock टेस्ट के टाइमिंग पॉसिबल है सबके लिए? Yes. प्रगुल, No, ma'am. आपकी टेस्ट होता है या क्लास होती है? मैम क्लास होती है। आरजू, आप अलग से मेरे से बात कर लेना बेटा, टेस्ट के टाइमिंग 3 o'clock ही हैं, ठीक है। आरजू आप अलग से बात कर लेना। I will rub this. Somebody was saying कि कुछ डाउट्स पूछने हैं उसको, कोई बोल रहा था शायद से दीक्षांत। मैम मुझे एक डाउट पूछना था, मैम हाँ, बोलो। वो पीएच से है? क्या है? मैम वो पीएच लेवल में से है? पीएच तो अभी हमने करना है ना बेटा। ओके मैम। हाँ, अच्छा, आप अजेन बोल रहे थे, मैंने अजेन चेक करा, अजेन से तो कोई है ही नहीं चीज, अमोनिया से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा है अजेन। मैम होता है अजेन में, मैम अजेन, मैम जो अमोनिया होता है मैम वो अजेन से ही मिलता है ना? पता नहीं बेटा आपने कहाँ पे क्या पढ़ा है। हाँ, टेस्ट विल बी 3 to 4। आप या तो अगर आपने कहीं नोट्स वगैरह है कुछ, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो एक बारी बाद में आफ्टर क्लास, ओके अगर स्कूल के नोट्स में कहीं पे लिखवाया या समथिंग कुछ, ठीक है। मैम। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। आई एम टेकिंग एन एसिडिक सोल्यूशन। सक्षम, अगर मैं एक एसिडिक सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, यानी एसिड प्लस क्या ले रही हूँ मैं साथ में, एसिड प्लस वाटर। बिल्कुल, मान लो मैंने ले लिया HCl सोल्यूशन, तो HCl सोल्यूशन मतलब आई एम टेकिंग HCl एंड वाटर। HCl कैसे डिसोसिएट होता है, H plus plus Cl minus in presence of water. I told you that HCl dissociate होता है H plus and Cl minus ions. But ये भी फैक्ट है कि वाटर खुद भी डिसोसिएट हो सकता है to give H plus and OH minus ions. वाटर खुद भी ब्रेक हो सकता है into H plus ions and OH minus ions. तो मतलब अगर मेरे पास HCl सॉल्यूशन है तो उस HCl सॉल्यूशन में H plus ions होंगे, Cl माइनस आयंस होंगे और OH माइनस आयंस भी होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। अब देखो, आपको पता है वो सब्सटेंसेस जो H प्लस आयंस देते हैं वो एसिड्स होते हैं,
वो सब्सटेंसेस जो OH माइनस आयंस देते हैं वो बेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो इस सॉल्यूशन में, जस्ट अ सेकेंड, मैम मतलब वाटर बेसिक होता है नेचर में। इस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस भी है एंड OH माइनस आयंस भी है, बट इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हो H प्लस आयंस HCl से भी आए हैं, H प्लस आयंस वाटर में से भी आए हैं। तो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस आयंस, इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस आयंस ज्यादा है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस कम है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में H प्लस आयंस ज्यादा है, OH माइनस आयंस कम है। तो कहने का मतलब कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन अगर होता है, इन एनी काइंड ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, उसमें H प्लस आयंस भी है। वो H प्लस आयंस कहाँ से आए? एसिड से भी आए और वाटर से भी आए। लेकिन उस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस भी होंगे। वो OH माइनस आयंस कहाँ से आए? वाटर से। लेकिन H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। देखो बेटा, वाटर को आप न्यूट्रल कह सकते हो क्योंकि वाटर जितने H प्लस आयंस देता है उतने ही OH माइनस आयंस भी देता है। अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें, वाटर H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस में डिसोसिएट होता है। वो H प्लस आयंस भी दे रहा है, वो OH माइनस आयंस भी दे रहा है, बट जितने H प्लस आयंस दे रहा है उतने ही OH माइनस आयंस दे रहा है। सो वाटर इज न्यूट्रल। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उसमें H प्लस आयंस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, डू, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डू एसिडिक सॉल्यूशंस हैव OH माइनस आयंस? क्या एसिडिक सॉल्यूशंस में OH माइनस आयंस हो सकते हैं? अगर आप एक सेकंड के लिए सोचो तो आप बोलोगे नहीं मैम, एसिडिक सॉल्यूशन में तो H प्लस होना चाहिए, OH माइनस आयंस कहाँ से आया? लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो, एसिडिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वाटर में, और वाटर में तो OH माइनस आयंस होते हैं ना। तो यस, एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस होते हैं, बट H प्लस आयंस ज्यादा होते हैं, OH माइनस आयंस कम होते हैं, है ना? बिल्कुल यस, एसिडिक सॉल्यूशंस हैव H प्लस आयंस। अगर आप कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ से आ गए भाई H प्लस आयंस, एसिडिक सॉरी OH माइनस, एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस कहाँ से आएंगे? तो आप बोलोगे वाटर से आएंगे। वाटर के डिसोसिएट होने से OH माइनस आयंस आते हैं। तो क्या एसिडिक सॉल्यूशंस में OH माइनस आयंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कहाँ से आए? वाटर से आए। Similarly, if I take a basic solution, अगर मैं एक बेसिक सॉल्यूशन लेती हूँ, बेसिक सॉल्यूशन मतलब NaOH प्लस वाटर ले ले, NaOH प्लस वाटर विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन। NaOH कैसे डिसोसिएट होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। वाटर कैसे डिसोसिएट होगा? H प्लस प्लस OH माइनस। यानी इस सॉल्यूशन में भी आप देखो Na आयंस भी है, OH माइनस आयंस भी है, H प्लस आयंस भी है, OH माइनस आयंस भी है। H प्लस आयंस कम है, OH माइनस आयंस ज्यादा है। तो फिर वही बात, क्या बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहाँ से आया? ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वाटर। सो डू बेसिक सॉल्यूशंस
have H plus ions? Yes. कहाँ से आया? Due to dissociation of water. लेकिन बेसिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है. ये देखो एक ही है. OH माइनस आयंस क्या है? ज्यादा है, क्योंकि OH माइनस आयंस NaOH से भी आ रहे हैं, OH माइनस आयंस वाटर से भी आ रहे हैं. तो सॉल्यूशंस दोनों ही टाइप के होते हैं. एसिडिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस ज्यादा होते हैं, OH माइनस आयंस कम होते हैं. बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कम होते हैं, OH माइनस आयंस ज्यादा होते हैं. आरजू, जैसे मैंने बोला वाटर तो न्यूट्रल है ना, वो तो इक्वल H प्लस और OH माइनस दे रहा है. अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस वाटर में से भी आ रहे हैं और HCl से तो आ ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो ज्यादा नहीं हो गए H प्लस आयंस. जबकि और सॉल्यूशन मेन किसका है? HCl का ही तो है, बट OH माइनस कम होंगे, क्योंकि जितने H प्लस यहाँ है उतने OH माइनस यहाँ है, बट H प्लस यहाँ एक्स्ट्रा भी तो है. समझ में आई ये बात सबको? मैम मुझे एक बात पूछनी है. बोलो. मैम HCl को हम मोनोप्रोटिक एसिड कह सकते हैं. हाँ, HCl को मोनोप्रोटिक एसिड कह सकते हैं. बताया था ना, आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने मोनोबेसिक डाइबेसिक एसिड्स नहीं बताया था. नोट करो ये. I will rub this. Just a second. डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्यों सान्या, क्या प्रॉब्लम आ गई टेस्ट में टाइमिंग्स में? में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो कराया है सब कुछ आएगा. एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस नोट्स जो कराया है सब कुछ. देखो, ड्राई HCl गैस not change the color of dry litmus paper. Dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. HCl ना गैस होती है, उसको वाटर में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है. ठीक है, अगर मान लो HCl भी गैस फॉर्म में हमने ले ली और लिटमस पेपर भी हमने बिल्कुल ड्राई ले लिया, मतलब वेट भी नहीं किया उसको, तो ना यहाँ वाटर कंटेंट है ना यहाँ वाटर कंटेंट है. अगर वाटर कंटेंट है ही नहीं तो HCl डिसोसिएट नहीं हो पाएगा H प्लस आयंस में. अगर डिसोसिएट नहीं हो पाएगा तो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो इसीलिए वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज HCl डज नॉट डिसोसिएट into H plus ions in
एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस में वो H प्लस आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाता, therefore it does not shows its properties, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाता इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इसीलिए वो कलर चेंज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, distilled water does not conduct electricity but rain water does. Distilled water electricity conduct नहीं करता but रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऐसा क्यों? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि रेन वाटर में आयंस होते हैं बट डिस्टिल्ड वाटर में किसी तरीके के आयंस नहीं होते, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी होता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव अ टर्म कॉल्ड pH. pH means power of hydronium ions concentration. हाइड्रोनियम आयंस का क्या मतलब है प्रगुण, टीशा? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोनियम आयन? सक्षम? Hydronium ions. You are muted. यस बेटा, हाइड्रोनियम आयंस। आंसर मैम वो हाइड्रोनियम आयंस मैम जब हम किसी एसिड को मैम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर हाइड्रोनियम प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन आयन की क्या जगह। होता है उसका पर्टिकुलरली? मैम H3O होता है शायद। H3O प्लस, H3O प्लस। तो वाटर में लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या दीक्षांत? मैम वाटर में लूज इलेक्ट्रॉन्स, मैम H प्लस इलेक्ट्रॉन्स। वाटर में लूज इलेक्ट्रॉन्स? यस मैम। ये क्या बात हुई? मैम व्हेन इट रिएक्ट विद सम एसिड। हाँ, तो ऐसे बोलो ना, H3O प्लस आयंस, ठीक है। तो देखो, मेजर ऑफ H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं उसको मेजर करने के लिए जो एक टर्म है उस टर्म को बोलते हैं pH। मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिया आप लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है ना? तो जैसे आपने पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा फंक्शंस होते हैं ना, उसी तरह से pH का एक फॉर्मूला होता है माइनस लोगैरिथम ऑफ H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ये लॉग H प्लस आयन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये लॉग क्या होता है, जैसे साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ऐसे ही ये एक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता बट ये भी एक टाइप का फंक्शन होता है। आपको इसके फॉर्मूला से कोई काम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसका मतलब है pH is inversely proportional to H plus ions concentration। जिस सॉल्यूशन में H plus ions concentration ज्यादा होगी उसकी pH उतनी ही कम होती जाएगी, और H plus ions जितनी कम होते जाएंगे pH वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। pH and H plus ions concentration are inversely proportional to each other. pH is nothing but the measure of H plus ions concentration। अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये एसिड है या बेस है,
इंडिकेटर की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि भाई ये एसिड है, ये बेस है। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन भी बता दी, बट हाँ वही यूज ही बता रही हूँ। बट जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन कितना वीक बेस है। हाउ कैन वी मेजर देयर स्ट्रेंथ, हाउ कैन वी कंपेयर द टू एसिड्स और टू बेस, हम उनकी स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टर्म है pH. P is power of हाइड्रोनियम आयंस यानी H plus आयंस कॉन्सेंट्रेशन। इसके फॉर्मूला से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैंने लिखवा दिया कि पता होना चाहिए pH is equals to minus log of H plus आयंस कॉन्सेंट्रेशन। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शन होते हैं ना, साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा होता ना, उसी तरह से log H प्लस आयन एक फंक्शन है। इसकी कैलकुलेशन आप 11th 12th क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। सिर्फ इतना मतलब है दैट pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। इस स्टेटमेंट से सिर्फ हमें इतना पता लगाना है कि pH H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होते हैं उसकी pH कम होती है, और जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसकी pH ज्यादा होती है। अभी बता रही हूं मैं, pH इज अ स्केल। pH एक स्केल की फॉर्म में होता है जिसमें 0 से 14 तक वैल्यूज होती हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि pH और H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होंगे उसकी pH क्या हो जाएगी, कम, और जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे उसकी pH ज्यादा हो जाएगी। अब हम इसको आगे समझते हैं, पहले इतना नोट करो। जी मैम। बिल्कुल, जो हम आज की क्लास में कर रहे हैं वो टेस्ट में आएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला का मीनिंग, हाइड्रोनियम आयन बेटा H3O प्लस आयन, मैंने आपको बताया था कोई भी एसिड जैसे HCl है वो H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, ये तो हुआ हाइड्रोजन आयन। लेकिन यही हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस आयन भी तो बन सकता है ना। तो हाइड्रोनियम आयन बोलो या हाइड्रोजन आयन बोलो, वन एंड द सेम थिंग। एसिड्स H प्लस आयंस देते हैं वाटर में या H3O प्लस आयंस देते हैं वाटर में, वन एंड द सेम थिंग। And pH is used to measure the concentration of H plus ions in a solution. pH is used to measure H plus या H3O plus, एक ही बात है, ions concentration in the solution। हमने थोड़ी देर पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था, एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयंस ज्यादा होते हैं ना, OH माइनस आयंस कम होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। pH
H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्योंकि H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसकी पीएच क्या होगी, कम। तो एसिडिक सॉल्यूशंस have pH वैल्यू लेस देन 7। अभी हम एक स्केल जैसे मैंने बनाया था, पीएच स्केल होता है। एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है क्योंकि उसमें H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बेसिक सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, बेसिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। यानी बेसिक सॉल्यूशंस में भी H प्लस आयंस होते तो हैं लेकिन H प्लस आयंस बहुत कम होते। अगर H प्लस आयंस कम होंगे तो pH और H प्लस आयंस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। अगर बेसिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसकी pH वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। सो बेसिस have pH वैल्यू मोर देन 7। हमेशा बेसिस की pH 7 से ज्यादा आती है। अभी मैं ना ये नोट शेयर करके pH स्केल आपको दिखाकर उसमें भी बताऊंगी, ठीक है, नोट करो। डन। नहीं नहीं नहीं, हाउ मच वाटर इज क्लीन उसके लिए पीएच वैल्यू नहीं यूज होती। क्लीनलीनेस इज समथिंग डिफरेंट जरूर। हाँ, ये होता है कि पीएच वैल्यू अगर बहुत कम है तो मतलब वाटर एसिडिक है, बट इट्स नॉट अबाउट क्लीनलीनेस। तनीषा, आप समझ में आ गया? आदित्य टुडेज, आपको समझ में आ गया पीएच का मतलब? न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच बिल्कुल 7 होती है, एग्जैक्टली। वाटर में H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। वाटर की पीएच क्या होती है, एग्जैक्टली 7। जो भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस की पीएच 7 होती है। एसिडिक सब्सटेंसेस की पीएच 7 से कम होती है। बेसिक सब्सटेंसेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस की पीएच एग्जैक्टली 7 होती है। अब जैसे ये हमारा पीएच स्केल फ्रॉम 0 to 40, 7 is for न्यूट्रल। 7 से अगर मैं राइट साइड जाऊंगी तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक। 7 से राइट साइड अगर मैं जाऊंगी तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। 7 से जितनी बड़ी वैल्यू, देखो जितनी बड़ी वैल्यू, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम, यानी उतना स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जिसकी पीएच 8 या 9 है वो कैसा होगा, वीक बेस। लेकिन जिसकी पीएच 13 या 14 है वो क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू, बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा।
अबव 7 जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू, बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। 7 से लेफ्ट साइड जाऊंगी तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? Acidic. एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना। H जितना pH की वैल्यू जितनी कम, pH की वैल्यू जितनी कम, H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। यानी यहाँ पे ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होंगे? वीक एसिड। यस मैम अब एक बार इलेक्ट्रोलाइट्स की एक बार फिर से डेफिनेशन बता दो। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चाहे कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, चाहे कोई बेसिक सॉल्यूशन है, या इवन आगे हम पढ़ेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। कोई भी वो सब्सटेंस जो आयंस में डिसोसिएट होता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और वो आयंस की मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। एनी सब्सटेंस conducts electricity in solution state is basically called as electrolyte. आरओ में वो इसलिए यूज होता है, मतलब वो वाटर की पीएच को मेंटेन करता है। देखो वाटर ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए ना, जो हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। तो बस वो आरओ में इस तरह से वो ऐसे कहते हैं कि मतलब वो एसिडिक आयंस को रिमूव कर देता है ताकि वाटर की पीएच मेंटेन रहे, नियर अबाउट 7 या 6 के आसपास रहे, ज्यादा एसिडिक ना हो। somebody was asking a question, बोलो। मैम क्या किसी की पीएच 14 से ज्यादा और नेगेटिव में आ सकती है? 14 से ज्यादा नहीं, वो स्केल एक्चुअली इस तरह से ही सेट करा हुआ है। आप इसकी जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना, वो आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे। उसकी वो लॉग की जो मैंने जैसे वैल्यूज बताई ना, वो सॉल्व करके इस तरह से बताया हुआ, तो इसलिए 14 से ज्यादा नहीं है। इन बिटवीन हो सकती है, जैसे 0.1, 0.4, 0.5 ऐसी वैल्यूज भी होती। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सबको यहाँ तक समझ में आ गया? Say yes or no. Everything is clear till this point. Tisha, Simran, Yes, ma'am. प्रगुन, आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, चार सॉल्यूशंस हैं, A, B, C and D. B की pH है 7, D की pH है 13, C की pH है 1 और इसकी pH है 5। अब मुझे बताओ इनमें से न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा हो? B वाला. बी। न्यूट्रल कौन सा है? बी, जिसकी पीएच कितनी है? 7। स्ट्रॉन्गली एसिडिक? सी। सी। स्ट्रॉन्गली बेसिक? D. डी। वीकली एसिडिक? ए। तो आप इस तरह से पीएच की वैल्यू से ये बता सकते हो। अब मैं 5 मिनट के लिए नोट्स शेयर करके, ये नोट कर लो जल्दी से, आपके साथ नोट्स शेयर करके और फिर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी अब 10-15 मिनट्स। ठीक है।